गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि बेस होगा काफी दूसरे टॉपिक्स का। जैसे हमने मैथमेटिकल टूल्स पढ़े, काफी बच्चों ने डाउट पूछे, काफी बच्चों ने उनकी प्रॉब्लम्स क्लियर की, बच्चों ने टेस्ट में बहुत बढ़िया किया। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन फेस, मैकेनिक्स का मेन फेस, जिसको हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। और स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। तो आपको पता है जो मैकेनिक्स है बेटा वो कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां पे सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में हम उन टर्म्स की बात करते हैं जो किसी बॉडी के मोशन से रिलेट करती है। मतलब यहां पे एक्चुअली में हम कॉज ऑफ मोशन तो नहीं पढ़ते, लेकिन यहां पे हम जो मोशन का कॉज है उसके बाद, मतलब वंस द मोशन इज डन, उसके बाद जो क्वांटिटीज हैं जो प्ले में आती है उनके बारे में काइनेमेटिक्स में बात करते हैं। इसके बाद हम आएंगे कॉज ऑफ मोशन पे, मतलब मोशन का जो कॉज है जिसे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। वहां पे हम लीनियर डायनेमिक्स देखेंगे। मतलब पहला हो गया काइनेमेटिक्स, दूसरा हो गया डायनेमिक्स, तीसरा हो गया रोटेशनल डायनेमिक्स। और यहां पे आके कंप्लीट हमारी मैकेनिक्स खत्म होगी। जब हमारी मैकेनिक्स एक बार खत्म हो जाती है तो उसके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो हमें और भी ईज में आ जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको पता है आजकल क्या हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्योर एक चैप्टर से नहीं आ रही है, मिक्स होकर आ रही है। तो इसलिए काइनेमेटिक्स और पूरी की पूरी मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी कंपटीशन में। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम काइनेमेटिक्स। और एक तरीके से अगर हम काइनेमेटिक्स को देखें, अगर बहुत बेसिक लेवल पे काइनेमेटिक्स देखें, हम मान लेते हैं मैं काइनेमेटिक्स की बात करता हूं, तो बेसिकली काइनेमेटिक्स भी हमने आपको दो पार्ट में डिवाइड करके हमें, या मैं जनरली क्या करता हूं इसको, वैसे मेरे हिसाब से दिस शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बट स्टिल फॉर यू पीपल, बिकॉज यू ऑल आर ड्रॉपर्स, सो हम लोगों ने क्या किया, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जैसे आपको पता होगा इसमें हमने रख लिया एक तो मोशन इन 1D। तो काइनेमेटिक्स सबसे पहले किसकी पढ़ेंगे, मोशन इन 1D की, और फिर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स मोशन इन 2D एंड 3D की। तो फिर हम ये वाली काइनेमेटिक्स देखेंगे, जिसके बाद हमारा पूरा बेस जो काइनेमेटिक्स का बन चुका होगा। और फिर हम उसके बाद एनएलएम में जाएंगे, और फिर वर्क पावर एनर्जी में जाएंगे, और फिर उसके बाद हम रोटेशन में जाएंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं हमारा मोशन इन 1D। और मोशन में क्या है वन डायमेंशनल मोशन, व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन, एंड व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन, एंड व्हाट इज 3 डायमेंशनल मोशन। तो एक बात याद होगी आप लोगों को, सभी लोगों को याद होगा, ट्रायल में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था दैट इज मोशन इन 2D। काफी बेटर रिस्पॉन्स था बच्चों का, काफी अच्छा किया था, और जिस हिसाब से वो किया था उसका तो और बेसिक्स आज टच होगा, बहुत बेसिक फॉर्मूले टच होंगे। कुछ लोगों ने ग्राफ में ये फॉर्मूले देखेंगे जो मैंने लेक्चर्स लिए थे ग्राफ के, और मैं देख रहा हूं काफी बच्चे अच्छे प्रॉब्लम्स पूछ रहे थे ग्राफ में। तो वो भी अगर और भी मान लो बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो वेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम आती है, डिफरेंशिएशन में, उसको आप फर्दर आगे पूछ सकते हैं। तो आज हमारा जो काम है पूरा मोशन इन 1D को पढ़ने का, बेसिकली अगर हम बेसिक बात करें तो दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ, बेसिकली व्हाट इज काइनेमेटिक्स, तो स्टडी ऑफ टर्म्स related to motion of the body। तो वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो रिलेटेड होती हैं मोशन ऑफ द बॉडी। अगर वो सारी टर्म्स समझ जाएं तो हमारा काइनेमेटिक्स का जो पार्ट है दैट इज वेल एंड गुडली डन, बहुत बढ़िया से वो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से सारे टर्म्स। मतलब इस तरीके से मैंने फिर बोला है आप सभी को बेसिक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस है, मतलब मेरे को ये बताने की, मतलब आज हम ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा वेलोसिटी कोई नई चीज है, एक्सेलरेशन, हमें सभी को पता है हमें क्या करना है, उसे ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे बेसिक से, और सीधे हम आते हैं किस पे, हम आते हैं टर्म्स रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। सीधे एक एक टर्म लेंगे और उन टर्म को उठाएंगे और धीरे धीरे उनको रैप करते जाएंगे। तो कौन सी वो टर्म्स है जो हमें क्लियर कट पता होनी चाहिए काइनेमेटिक्स पढ़ते टाइम, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कौन सी टर्म्स है जो बहुत हमें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली टर्म जो हमें क्लियर होनी चाहिए वो होती है डिस्टेंस। मैं पहले ही पूरा चैप्टर समअप कर दूंगा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। दूसरी टर्म जो हमें क्लियर होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तीसरी जो टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए वो आती है आपकी स्पीड। चौथी टर्म आप सभी लोग समझ गए होंगे वेलोसिटी। और पांचवी टर्म आपको जो लास्ट टर्म जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो होती है एक्सेलरेशन। अगर आपको ये
5 टर्म्स एकदम क्लियर है तो आपकी काइनेमेटिक्स इज टोटली डन। यू विल बी अ प्रो पर्सन, अ वेरी होल्डिंग पर्सन जिसकी काइनेमेटिक्स से बहुत होल्ड है, अगर आपको इन बेसिक बातों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टर्म से, और छोटी छोटी बातें जो आप मिस कर देते हैं उन बातों को देखते जाएंगे और फिर उनको कंप्लीट करते जाएंगे, क्रिस्प एंड क्लियर रखेंगे। तो सबसे पहली टर्म जो हमें आज डिस्कस करनी है वो है हमारी डिस्टेंस। सबसे पहली टर्म जो हमें क्लियर करनी है वो है हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस वर्ड है, दैट डज ओनली मीन द नेट अमाउंट ऑफ पाथ यू हैव ट्रेवल्ड या द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पाथ यू हैव ट्रेवल्ड। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज बेसिकली व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विथ ड्यू टू एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो जो एक्चुअल पाथ वो बॉडी ट्रेवल करती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो अभी के लिए हम बस इतना लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी डेप्थ में जाएंगे रिलेटिव टू डिस्प्लेसमेंट में, तो अभी हम लिख लेते हैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। अभी हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है। देयर इज ओनली एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। कैसे? अभी थोड़ी देर से देखेंगे। देन देयर इज सेकंड टर्म दैट कम्स इन प्ले, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको अभी रिलेट करेंगे थोड़ी देर से, लेकिन अभी हम उसकी बेसिक डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है और ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो आप देखेंगे डायरेक्शन में एक डिफरेंस आएगा। मान लीजिए मैं यहां पे एक कर्व बनाता हूं, एक बॉडी का मोशन की कर्व को ड्रॉ करता हूं, ध्यान से समझना। मान लो ये y वर्सेस x कर्व है। अब ये y वर्सेस x कर्व क्या होता है? ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कर्व होता है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व नहीं है, याद रखना। ये कौन सा कर्व है? ये डिस्प्लेसमेंट कर्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या होता है सर? बहुत सिंपल सी बात है। मान लो बेटा मेरी ये चौक है जो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और इस पॉइंट से कुछ इस तरीके से यहां पहुंच गई है। ध्यान समझना, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट कर्व इज। द एक्चुअल प्लॉटिंग ऑफ द पाथ ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कर्व। मान लेते हैं ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, इसको हम कह देते हैं P, और ये हमारी फाइनल पोजीशन थी Q। एक नई बात यहां सीखने को मिलेगी कि जो P के कोऑर्डिनेट है, जो भी वो कोऑर्डिनेट है, जब वो ड्रॉ किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जब वो ड्रॉ किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो आप इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं आप इसको? पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? ये पोजीशन वेक्टर हुआ P की बॉडी की इनिशियल पोजीशन का। नाउ दिस विल बी अनदर पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये भी एक पोजीशन है, लेकिन ये कौन सी पोजीशन का वेक्टर है? ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, लेकिन ये फाइनल पोजीशन का वेक्टर है। ये आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। ऑल दो आपको पता है इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे, इसलिए वेक्टर भी डिफरेंट हो रहा है। यहां पे वेक्टर की अगर आप याद करें वेक्टर के लेक्चर से, तो इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है एक सेंस में, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, क्योंकि रोटेट हो रहा है। अब अगर मैं बहुत आराम से इस ग्राफ में फाइंड करने की कोशिश करूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, तो मैं कैसे देखूंगा? ध्यान से समझना। मान लेते हैं इसको 3 इंटरवल में तोड़ देते हैं। मान लो यहां से यहां ये T1 टाइम में पहुंचा। मान लेते हैं ये जो पाथ है, जो एक्चुअल पाथ है इस चौक का, वो S1 है। मान लेते हैं ये S2 है, और मान लेते हैं ये S3 है। तो अगर मुझे लिखना होगा डिस्टेंस, तो ध्यान से देख लेना क्या आएगा। डिस्टेंस आएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। इंटरेस्टिंग पॉइंट, that distance is the actual sum of all the path you have traveled, the actual sum of it. But if I try to draw the displacement of it, let's say मैं पहले S1 के लिए डिस्प्लेसमेंट बनाता हूं, तो बेटा S1 की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये होगी। ध्यान से देख लेना, इसको मैं कहता हूं S1 वेक्टर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। मैं इसको S1 वेक्टर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इससे दो चीजें समझ आती हैं। डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर होता है वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ बनता है, और वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और एक शॉर्टेस्ट पाथ किसी भी दो पॉइंट के बीच का क्या होता है? एक लाइन होती है। क्या होता है? एक लाइन होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये S1 वेक्टर होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये S2 वेक्टर होगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये S3 वेक्टर होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर मैं इन सबको यहां ड्रॉ कर लूं, साइड में ड्रॉ कर लूं, तो क्या होगा आप देखें। या फिर मैं इसको यहीं ड्रॉ करता हूं, आपको एक चीज समझ आएगी। अगर मैं इस P पॉइंट ले लूं, इसको मैं कह दूं S1, थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ये मैं कह देता हूं S2, और ये मैं कह देता हूं S3। आप सभी को पता है, याद करो मैंने आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। अगर मैं इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर का सम करूं तो ये आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम करूं तो मेरी जाएगी नेट डिस्प्लेसमेंट। मतलब मेरी जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, जो इन तीनों का सम है,
मैंने आपको पहले ही बताया था वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम ये आ जाएगा और इन दोनों का सम ये आ जाएगा, मतलब इन तीनों का वेक्टर सम, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या, ये भी लिखा सकती है S1 प्लस S2 प्लस S3 वेक्टर, ध्यान से देख ले। लेकिन हमें पता है वेक्टर लिए S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर किसके इक्वल है, PQ वेक्टर के भी इक्वल है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। मतलब कौन सा वेक्टर आपकी डिस्प्लेसमेंट है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट भी जोड़ूं तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ये उनके इक्वल आएगी वेक्टरली। अगर मैं डिस्टेंसेस को जोड़ूं तो श्योरली डिस्टेंस इसके इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि वो कौन सा सम है, वो एब्सोल्यूट स्केलर सम है। इसलिए हम डिस्टेंस को स्केलर वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर वैल्यू कहते हैं। क्योंकि अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। अब बच्चे बोलेंगे नहीं सर डिस्टेंस की भी डायरेक्शन होती है। आप ध्यान से देखें, अगर मैं डिस्टेंस देखना चाहूं तो पहले बेटा बॉडी इधर जा रही थी, फिर इधर जा रही थी, फिर इधर, मतलब कॉन्स्टेंटली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूं तो हमेशा वो इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक लेवल पे फिक्स है तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस की कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। अब आप कहेंगे सर लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट की भी तो चेंज हो रही है, लेकिन उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो एक कांस्टेंट है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ है। तो यहां हम एक चीज सीख के जा रहे हैं कि डिस्टेंस इज बेसिकली ओनली द स्केलर सम एंड डिस्प्लेसमेंट इज ओनली द वेक्टर सम ऑफ योर एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। लेट अस नाउ गो एंड सी व्हाट डिफरेंट थिंग्स कम्स इन प्ले जब हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज इस कर्व से क्या निकल सकती है, वो ये निकल सकती है, ध्यान से देखना, मान लो ये O है, मान लो ये O है, और अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें समझ आएगी। मान लो मैं यहां पे बनाऊं तो देखो डिस्टेंस की वैल्यू तो आ गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे आएगी। मैंने आपको ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, आप कैसे निकालोगे ध्यान समझना। मान लेते हैं इसको बोल लेते हैं x1, y1 जो कि P है, ये O है, और ये आपका O के रिस्पेक्ट में Q है जो कि x2, y2 है, ध्यान से समझ लेना। और ये एक वेक्टर है जो कि आपकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज PQ वेक्टर। तो आप PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दिख रहा है। बाय ट्राइंगल लॉ आप देख सकते हैं कि जो OP वेक्टर होगा प्लस जो PQ वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो OQ वेक्टर के इक्वल होगा। और मैंने आपको वेक्टर लिखना सिखाया था कैसे, और अगर नहीं तो आप ध्यान से देख लेना। अगर मेरे को इसका वेक्टर लिखना है तो मुझे पता है ये x में कितना चला x1 और y में कितना चला y1, तो मैं इसका वेक्टर लिख सकता हूं। पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली PQ वेक्टर निकालना है। वो क्या जाएगा, वो आ जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। और मैं OQ वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, उसको मैं लिख सकता हूं x2i कैप प्लस y2j कैप माइनस मैं इसको लिख सकता हूं x1i कैप प्लस y1j कैप। तो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको पता है वो क्या जाएगा, x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप। ये बात आपको क्लियरली समझ आ रही होगी। मतलब जब दो पॉइंट दिए हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दी हो, अगर वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हो तो उसको आई कैप जे कैप में या वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं। तो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डिस्टेंस का। डिस्टेंस एक्चुअल सम होता है, डिस्प्लेसमेंट उसके वेक्टर सम के हिसाब से आता है। और अगर दो पॉइंट इनिशियल और फाइनल दिए हैं तो कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं सर इनके बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब डिस्टेंस इज नॉट फिक्स। व्हाई इट इज नॉट फिक्स, बिकॉज अगर आप देखेंगे, आज मेरी दूसरी कलर की तो चौक नहीं हूं मैं, अगर आप यही देखें, ध्यान से सोचना बेटा, एक चीज मैं बताता हूं, अगर मैं इस पाथ से भी यहां पहुंचता, या मैं इस पाथ से पहुंचता, या मैं इस पाथ से पहुंचता, या मैं इस पाथ से पहुंचता, मैंने चार डिफरेंट पाथ्स आपके सामने बना दिए। आप देखें यहां से डिस्टेंस ये आएगी, यहां से डिस्टेंस ये आएगी, लेकिन हर बार जो वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट होगी वो यही होगी। मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट एक हो सकती है, बट दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंसेस डिपेंड करती है पाथ पे। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, ध्यान से देख लेना। डिस्टेंस जो होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है, पाथ डिपेंडेंट होती है। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसी होती है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ये आप समझ गए होंगे।
क्योंकि वो हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। और क्या चीजें हम लिख सकते हैं, आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो शॉर्टेस्ट, मतलब आप देखें, आप किसी भी इस लाइन के अलावा किसी भी पाथ को चूज करें तो जो डिस्टेंस आएगा, जो एक्चुअल सम आएगा, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बड़े से बड़ा आएगा। सिर्फ एक ही ऐसा केस है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ सकती है, वो है बेटा जब आप इसी लाइन पर ट्रेवल करें तो आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, सेम। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है is always greater than or equal to distance. Distance is always greater than equal to displacement। क्यों? क्योंकि displacement तो already shortest path है, ये हमेशा क्या होगी, उससे बड़ी ही होगी या फिर उसके इक्वल हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये छोटी हो? नहीं बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ है। सिर्फ एक केस ऐसा हो सकता है, मान लो मैं गाड़ी से आगे जा रहा हूं, मान लो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूं, मैं 5 मीटर आगे गया, तो आपको पता है मैं 5 मीटर आगे गया तो मेरी डिस्टेंस भी 5 मीटर हुई और मेरी डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर हुई। सिर्फ उस केस में मेरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। मान लो ऐसे सोच के देखो कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं और इसी पॉइंट पे वापस आ जाता हूं, तो मेरा डिस्टेंस होगा 2 पाई आर अगर सर्कल मूव कर रहा हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। ये बात आपको समझ आ रही है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला मान लो ये एक पॉइंट है और मैं यहीं वापस आ गया, तो मेरी डिस्टेंस कितनी होगी, वो एक्चुअल सम होगा तो हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पॉइंट सेम हो गए इनिशियल और फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 हो गई। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या होगी, छोटी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें नेगेटिव का कोई सेंस नहीं होता। अब इस बात को ध्यान समझो, जब भी स्केलर के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव की बात रिलेटेड में होती है, मतलब स्केलर वैल्यूज के साथ अगर पॉजिटिव नेगेटिव लगता है तो वो उनकी डायरेक्शन नहीं दिखाता। इसका मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे डिस्टेंस ऐड होगी। मतलब जैसे आप 5 मीटर आगे गए और 5 मीटर पीछे गए तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 हो गई। लेकिन आप 5 मीटर आगे गए तो आप 5 आई कैप में चले और 5 मीटर पीछे आए तो -5 आई कैप में चले, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया विद डायरेक्शन, 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या देखनी होगी, डायरेक्शन। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको पता है आई कैप में भी हो सकती है और माइनस आई कैप में भी हो सकती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। इतनी बात है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए, बहुत है। इसके बाद जब आगे हमारी चीजें आएंगी तो हम कुछ और चीजें देखेंगे जो इनमें बाद में हमें मेंशन करनी होगी, ध्यान से देखना। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 2 बातों पे। तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्लियर होता है। अगर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बात पे, जो कि अब यहां पे दिखेगी आपको। वो है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आर दी नेक्स्ट 2 टर्म जो मैंने लिखी थी। मैंने डिस्टेंस बोला था, मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला था। नेक्स्ट टर्म इज स्पीड। Next term is speed. So what is speed? How is speed defined? It is very simple. Speed is defined as the rate of change of distance. What is speed? Speed is equal to, generally, speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. But जैसे आपने देखा था, अभी ध्यान से देखो, अब इसको ध्यान से समझना। अगर मान लो मैंने अभी फिर वही डायग्राम ड्रॉ करता हूं जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, कुछ ऐसा वो डायग्राम था। उसमें मैंने 3 टाइम पीरियड, मान लो यहां से यहां पहुंचने का टाइम t1 है, यहां पे टाइम t1 है मान लेते हैं, यहां पे टाइम t2 है मान लेते हैं, यहां पे टाइम t3 है। एक इंटरेस्टिंग बात समझ लेना, ये y-x कर्व है तो इसमें टाइम नहीं है, ये एक्चुअल उसका डिस्टेंस कर्व है, ये डिस्प्लेसमेंट कर्व है। तो ये हो गई उसकी डिस्प्लेसमेंट 1 और ये हो गई उसकी डिस्टेंस 1, तो यहां वेक्टर लगा देते हैं, वहां स्केलर। ये डिस्प्लेसमेंट 2 का वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्प्लेसमेंट 3। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब तो मैं जहां वेक्टर नहीं लगाता हूं वो डिस्टेंस और जहां वेक्टर लगाता हूं वो डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान समझना, अगर मैं इसमें स्पीड लिखना चाहूं, इस पर्टिकुलर केस में स्पीड लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे P और Q के बीच में स्पीड लिखनी है, क्या लिखनी है, स्पीड लिखनी है, तो क्लियरली मुझे समझ आ रहा है स्पीड इज चेंजिंग, बिकॉज यहां से यहां पे मेरी स्पीड अलग है, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम डिफरेंट है। यहां भी डिस्टेंस और टाइम डिफरेंट है, यहां भी डिस्टेंस और टाइम डिफरेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझना, मुझे स्पीड लिखना जब पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, उसका एवरेज लिखूंगा। अभी वेलोसिटी में और बेटर लेवल पे क्लियर करूंगा, लेकिन यहां पे क्योंकि स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत यूज नहीं होता, बट स्टिल स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3।
क्या ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं स्पीड के। अब क्वेश्चन जब गिवन होता है ना स्पीड का, निकालने को आता है एवरेज स्पीड, तो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या तो बोलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल हो रही है, मतलब वो या तो एक बार बोलेगा इफ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू डैश 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 t3, कुछ ऐसे बोल सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है वो ऐसे बोलेगा। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लेते हैं यहां पे इसकी स्पीड कितनी है, देखो ध्यान से, ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। मान लो यहां पे इसकी स्पीड है, मैं बोल देता हूं v1 स्पीड, ध्यान से समझना। मान लो यहां पे इसकी स्पीड है v2 और मान लो यहां पे इसकी स्पीड है v3। थोड़ा ध्यान से समझना, अगर वो वैल्यूज गिवन है तो आप क्या लिखोगे, मैंने बोला अगर t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 वाला केस है, या फिर पहले इसका जनरल सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। अगर हमें डिस्टेंस दिया है तो हम ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे, अगर हमें वेलोसिटी दी तो हम क्या करेंगे, हम यूज कर लेंगे सिर्फ छोटे से टाइम के लिए। देखो इतने टाइम में तो डिस्टेंस सेम है और वेलोसिटी सेम है, सॉरी स्पीड सेम है, तो आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूं v1 t1, ध्यान समझना, फिर मैं इसको लिख सकता हूं v2 t2 और मैं इसको लिख सकता हूं v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। अब इसमें केसेस बन सकते हैं, अगर इसमें आ गया इफ, मान लो इंटरवल सेम है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान समझना, जनरल फॉर्मूला ही बना दूंगा अभी आपके लिए। एवरेज स्पीड आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहां से, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3, मेरा t बाहर आ जाएगा और यहां पे नीचे 3t1 आ जाएगा। मतलब अगर तीनों सेम है तो क्या आप इसको थ्राइस ऑफ t1 लिख सकते हैं और सभी को t1 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 लिख सकते हैं। t1 कॉमन आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, ध्यान से समझना। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आया, इसका जनरल फॉर्मूला आ गया एस एवरेज का, स्पीड एवरेज का जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर इक्वल इंटरवल टाइम में कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है, तो आपका सीधा फॉर्मूला आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn अपॉन n। ये बात समझ आ रही है? डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिल गया किस चीज के लिए, जब टाइम इंटरवल सेम दिया हो। तो वो ऐसे बोलेगा कि अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग फर्स्ट हाफ विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ, या फर्स्ट वन थर्ड with speed, first one third of the time with speed v1, second one third of the time with speed v2 and third one third of the time with speed v3। तो आपका जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। जब टाइम सेम दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा लेना। अब दूसरा केस इसमें क्या बन सकता है, ध्यान से देखना। दूसरा केस आपका बन सकता है जब टाइम नहीं, जब आपको डिस्टेंसेस सेम दिए हो। उसने बोला है कि पहले हाफ में इतना डिस्टेंस, या पहले डिस्टेंस में, पहले हाफ डिस्टेंस में इतनी वेलोसिटी, दूसरे हाफ डिस्टेंस में इतनी वेलोसिटी। मतलब पहले क्या सेम कर दिया, पहले टाइम सेम कर दिया, अब उसने बोला, अब उसने डिस्टेंसेस को सेम कर दिया। मतलब इफ, सेकेंड केस हमारा क्या बन सकता है, तो इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 दिया हो, मतलब या फिर डैश डैश SN दिया हो, तो आप क्या करेंगे, S एवरेज इज इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको आप क्या करेंगे, आप इसको तो लिख सकते हैं सबको इक्वल, तो इसको अभी हम इक्वल लिखते हैं, लेकिन आप टाइम को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अब टाइम अननोन है, टाइम नहीं दिया है। अब क्या बोला है कि भैया पहले डिस्टेंस, पहले एस में v1 है, दूसरे एस में v2 है, तीसरे एस में v3 है। अब बताओ एस एवरेज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, स्पीड एवरेज क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, टाइम इक्वल टू क्या लिख लेंगे, हमें डिस्टेंस पता है जो कि सेम है, तो पहला t1 क्या होगा, वो होगा s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3। आपका ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहां से जाएगा 3s, ध्यान से देखना, यह जाएगा 3s। अब यहां पे जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है, आप एलसीएम लेंगे तो नीचे जाएगा v1 प्लस, सॉरी v1 v2 v3, और यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां v1 है तो यहां v2 v3, यहां पे v1 v3 प्लस यह जाएगा आपका v2 v1, कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, आपका s कॉमन आ जाएगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंसेस क्या ले लिए, सेम ले लिए, s से s कट जाएगा, आपका s एवरेज आ जाएगा, बहुत ही सिंपल, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2, पेयर बना दो, v2 v3 प्लस v3 v1। बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्पीड एवरेज निकालने को आएगा तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया, जनरल फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक वो बोलेगा इंटरवल सेम है और वेलोसिटीज दे दी, उसने बोला पहले हाफ में v1 दूसरे हाफ में v2, सीधे लगा देना, आपको पता है। तो क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2, बोला पहले वन थर्ड में v1, वन थर्ड ऑफ द टाइम में पहले वो क्या सेम देगा, टाइम इंटरवल सेम देगा, तो सीधे ये फॉर्मूला। जब वो डिस्टेंस के इंटरवल सेम देगा, s s s दे देगा, तो क्या करना है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। मतलब एक तरीके से s एवरेज का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेलोसिटीज गिवन, जितनी नंबर ऑफ वेलोसिटी उतनी नंबर, ध्यान से देखना, इनटू सबके मल्टीप्लिकेशन, कितनी जितनी भी है, अपॉन एक एक छोड़ के पेयर। जैसे एक बार 1 छोड़ दो
तो 2 3 डैश 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 n, फिर क्या छोड़ दो, फिर 1, फिर 2 छोड़ दो, तो 1 3 डैश 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 n, ऐसे करके आप सारे निकाल लेंगे। मैं जनरल क्यों बता रहा हूं, नॉर्मली आपको 2 से 3 वेलोसिटीज आएंगे, तो आपका इसका मान लो 2 वेलोसिटी होती तो फॉर्मूला क्या बनता, सोच के देखो, वो बन जाता 2v1 v2 अपॉन, अब एक छोड़ना है तो v1 छोड़ो, v2 छोड़ो तो v1, और v1 छोड़ो तो v2, यही तो था। जैसे यहां 3 थी तो 3 लिखा और एक छोड़ दिया, पहले v3 फिर v1 फिर v2, समझ आ गया। और यहां पे क्या था, यहां पे तो टाइम सेम था, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, अगर 2 होती तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, अगर 4 होती तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन 4, और यहां पे अगर 4 होती तो क्या आता, देख लो मैं बता देता हूं, 4v1 v2 v3 v4 अपॉन v1 v2 v3 v2 v3 v4 v1 v2 क्या v4, और एक आ जाता, बस ये 3 आते। अब देखो ये समझना है, अगर यहां 3 तो यहां 3, अगर ऊपर 4 तो एक एक छोड़ के 4 टर्म्स आ जाएंगे। बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे स्पीड का सारा कॉन्सेप्ट जाता है, लेकिन अभी याद रखना, अभी हम 1D की स्पीड देख रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी प्रॉब्लम, ध्यान समझना, वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि जनरली 1D में क्या होता है, आप एक लाइन में मूव करते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होती। 2D में क्या होता है आपको पता है, प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, अगर उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछते तो उसमें ट्रिकी होता है, वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। वहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 2D में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड निकालना, क्योंकि वो बहुत ट्रिकी होता है। कैसे ट्रिकी होता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पे ट्रिकी पार्ट क्या है, यहां पे देखो बेटा आसान बात क्या है, यहां पे इनको मैंने सीधे सीधे ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन में है, सारे के सारे 1 डायमेंशन में। लेकिन वहां पे जब ये वेलोसिटी 2 डायमेंशन में होगी तो आपको होता है वेक्टरली उनको ऐड करना पड़ेगा और उनका कुछ तरीके से मैग्नीट्यूड निकाल के आगे चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन वो याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब हम 2D में आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां हमारी बात खत्म होती है किसकी, स्पीड की बात खत्म होती है सारी की सारी। अब हम आते हैं किस पे, वेलोसिटी पे। तो आप कौन सा फॉर्मूला नोट कर लेंगे, पहले तो मैंने जो एक फॉर्मूला बेसिक बताया था वेक्टर निकालने वाला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एवरेज स्पीड निकालने का, बेटा 2 ही फॉर्मूले से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको पता है। टाइम सेम दिया तो सीधे ये कर देना, अगर डिस्टेंस सेम दी हो तो सीधे ये कर देना, इंटरवल ऑफ डिस्टेंस सेम दी हो तो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, और अब मजा स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा जो इतना भैया हमने वेक्टर पढ़ा है, इतनी मेहनत हमने लगाई और बच्चों ने इतनी मेहनत उसमें की है, तो उस चीज का कहां पे यूज आएगा। और सर आपने इतना डिफरेंशिएशन, ग्राफ, इंटीग्रेशन सब कुछ पढ़ाया है, उसका यूज कहां आएगा, अब उसका यूज स्टार्ट होगा। आप ध्यान समझना, यहां से बी वेरी अलर्ट, यहां से हमें चीजें बहुत ही डिसिप्लिन में रखनी होंगी। आपका ओहो